प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अब बस्तर पहुंचे हुए थे, उसके बाद चंद्रपुर भी जाने वाले हैं। बस्तर की रैली में पीएम ने बड़ा कटाक्ष किया है, विपक्ष पर कहा है कि भ्रष्टाचारी सारे एक साथ आकर के इकट्ठे हो गए हैं। परिवारवाद के मुद्दे पर भी घेरा है और इसी के साथ कहा है कि विपक्षी सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, जितनी धमकी दो एक्शन नहीं रुकेगा। पीएम ने आगे कहा है कि भ्रष्टाचारियों की काली कमाई रोकी गई, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं, परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटे हुए हैं। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। साथियों, मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ भड़के हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर से आएंगे तो। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन देश के अंदर दिखाई दे रहा है, दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है, आज भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत का सम्मान बढ़ा है। बड़े गर्व के साथ लोग आज इस बात को मानते हैं कि भारत दुनिया का एक सिरमौर है, लेकिन 14 के पहले ऐसा नहीं था। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसते थे, सीमाओं का अतिक्रमण होता था, सरकारें आंखें बंद कर देती थी। अब कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। मैं तो 4 दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था। उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए, और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। यानी इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। दुनिया ने भी आतंकवाद को एक समस्या मान लिया है। जो लड़ाई भारत की है, उस लड़ाई में दुनिया आपके साथ खड़ी है। ये चीजें आज दिखती हैं कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया, दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता, और देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना
कि कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। और भारत के अंदर आतंकवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो थी कश्मीर में धारा 370। हम एक ही नारा लगाते थे ना, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, यही तो नारा लगता था। और बहनों और भाइयों, जो काम 1952 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया, वह काम मोदी जी ने एक झटके में 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भी किया। क्या ये काम कोई और कर पाता? क्या धारा 370 कोई समाप्त कर पाता? 3 तलाक की प्रथा को कोई रोक पाता? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थ का निर्माण कोई और कर पाता क्या? ये सब काम तो मोदी जी ने किए हैं ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी मैं सुन रहा था यहां के आमदार से कि रामदास जी ने यहां पे लॉजिस्टिक का एक बेहतरीन हब बनाया है, मैं भी आके देख रहा था। बहनों और भाइयों, ये काम भी मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी ने और रामदास जी ने मिलकर के कितना बेहतरीन वो बनाया है। हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट को एक नया कार्य मिलेगा, यहां को एक पहचान मिलेगी, सिटी को एक पहचान मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। आज हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना ये भी बन रही है। मिशन 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार ग्राउंड पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री भी अलग अलग जगहों पर जाकर सरकार के कामों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और आने वाले समय में क्या फैसले लिए जाएंगे ये भी बता रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ के दौरे पर जा रहे हैं। तमिलनाडु के 4 दिनों के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री और इस दौरान पिछली बार की तरह जनता से बातचीत भी करेंगे और कई कार्यक्रम हैं उनके। इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी की जीत वाली गारंटी दक्षिण से ही पूरी होगी। जब मोदी कहता है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा तो ये होकर रहता है। मोदी के 400 पार वाला टारगेट दक्षिण से अचीव होगा। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार। शायद यही कारण है कि पीएम मोदी समेत पूरा बीजेपी तमिलनाडु को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहा है और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 4 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर होंगे। मोदी का ये 100 दिनों के अंदर 7वां तमिलनाडु का दौरा होगा। वो जनवरी में 2 बार, फरवरी में 2 बार और मार्च के महीने में भी 2 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। 2024 के चुनाव में एनडीए 400 के पार के लक्ष्य के साथ मैदान में है। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए दक्षिण के किले को फतेह करना काफी अहम है। मोदी का तमिलनाडु दौरा कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोचे समझे प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार 39 सीटों वाले राज्य में बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं पीएमके के साथ गठबंधन पर 10 सीटें दी हैं। इसके अलावा जीके वासन की पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है।
एएमएमके को 2 सीट और 1 सीट पर एनडीए के समर्थन से निर्दलीय के रूप में पनीरसेल्वम है। तमिलनाडु की आबादी करीब 7.2 करोड़ है और राज्य की छोटी छोटी स्थानीय जातियों पर पकड़ रखने वाली पार्टी ही मजबूत स्थिति में होती है और शायद इसीलिए बीजेपी ने छोटे और स्थानीय दलों को तवज्जो दी है। ऐसे में तमिलनाडु में बीजेपी के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इसके पहले बीजेपी राज्य की 2 अहम पार्टियों एआईएडीएमके और डीएमके के साथ मैदान में उतरती थी, लेकिन इस बार वो अकेले मैदान में है। अगर वो अच्छी खासी सीटों पर जीत हासिल करती है तो क्रेडिट भी उसे अकेले ही मिलेगा। तमिलनाडु में बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधा और इंडस्ट्री के लिए बेहतर अवसरों को पैदा करना, इसलिए ये मैरीटाइम प्रोजेक्ट, रोडवेज प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट ये एक साथ शुरू किए या पूरे हुए हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अप्रोच तमिलनाडु के विकास को तेज रफ्तार देगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन ने 39 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी और एआईएडीएमके गठबंधन को महज 1 सीट मिली थी। चुनाव में डीएमके गठबंधन को 52.5% वोट मिले थे, जिसमें से अकेले डीएमके पार्टी का 33.1% वोट शेयर था। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन को मिले 21.3% वोट में से अकेले एआईएडीएमके को 19.1% वोट मिला था, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके की राहें जुदा हैं। कभी जयललिता की अगुवाई वाली पार्टी में अब कोई करिश्माई नेता नहीं है और पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है कि कांग्रेस और डीएमके के विरोध वाला वोट एआईएडीएमके की जगह सीधे बीजेपी के खाते में जाएगा और इसलिए बीजेपी का फोकस तमिलनाडु पर बढ़ गया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरान उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां बीजेपी की जीत की संभावना ज्यादा है। राज्य की 6 सीटों पर साउथ चेन्नई, वेल्लोर, पेरम्बलूर, कोयम्बटूर, नीलगिरी, विरुद्धनगर में जीत की संभावना ज्यादा है। मोदी की 400 सीट वाली गारंटी पर जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मुहर लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी दक्षिण और पूर्वी राज्यों में अपनी सीटों में इजाफा करेगी। बेशक दिल्ली का रास्ता उत्तर से होकर जाता है, लेकिन मोदी के 400 पार वाला लक्ष्य दक्षिण से ही पाया जा सकता है और इसलिए पीएम मोदी एक बार फिर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु दौरे पर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।